वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है हदायत टीवी पे हर फ्राइडे की, हर जुमा की शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेकर आपको इमिग्रेशन मामलात पर मशवरे देता हूं, आपकी रहनुमाई करता हूं। आपकी भी कोई प्रॉब्लम है, आपका भी कोई मसला है जिसका आपको हल चाहिए, या आप कोई जल्दी सी एडवाइस आपको चाहिए, तो आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, टेलीफोन नंबर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप फ़ोन करना चाहें तो बिल्कुल आप इस नंबर के ऊपर फ़ोन कर सकते हैं। तो जब आपकी कॉल मिल जाए तो प्लीज़ उस वक्त आपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर देनी है। कॉल का सिलसिला लेने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नाज़रीन, जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमेशा किसी अच्छे वकील से जाकर ज़रूर मिल लिया कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में सिर्फ आप एक आध सवाल मुझसे पूछते हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो कभी इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकती है। जैसे आपने पूछा जी फार्म एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने बता दिया जी फलां फार्म कंप्लीट करें। तो उस तरह के तकरीबन 3 फॉर्म्स होते हैं। तो इस वजह से हमेशा किसी अच्छे वकील से एडवाइस भी ले लिया करें, कॉन्फिडेंशियल। नाज़रीन, काफ़ी सारे कॉलर्स लाइन के ऊपर है, देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। क्या है जनाब, ठीक है जी? ठीक, फरमाइए। लास्ट वीक भी मैंने आपको कॉल की थी, कॉल ड्रॉप हो गई थी। मैंने इंडेफिनेट स्टे के लिए अप्लाई किया था तकरीबन 17 फरवरी को, तो अभी तक मेरा कोई जवाब नहीं आया। तो आपने उस दिन बताया था कि अगर आप इसको चेंज करो, कोई 590 पाउंड हो तो चेंज करके 2 रुपये भी जा सकते हो। तो इस वाले से इंफॉर्मेशन लेनी थी। मेरा केस 2011 से स्टार्ट था, अपील वगैरह होकर वीज़ा जो लगा था दिसंबर 2012 में लगा था, और मैं यूके में 2013 फरवरी में आया था। और 2 साल पहले मेरी स्टे होनी थी, मेरे पास लाइफ इन यूके टेस्ट न होने की वजह से मेरी एक्सटेंशन हुई थी 2 साल। तो ठीक है, अभी आपने क्या किया फिर? इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था, तो 5 माह हो चुके हैं। तो एवरी मंथ वो ईमेल करते हैं कि तेरा केस प्रोसेस। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पिछली बार भी आपको ये बताया था कि आपसे ऐसे गलती ये हो गई थी कि जब आप यूके में आए थे आपको पहले से पता था कि मैंने 2 साल के बाद कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी और मुझे 2 साल बाद क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अनफॉर्चुनेटली आपकी भी गलती है, जो आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि आपका वीज़ा आपने जो एप्लीकेशन की थी जुलाई 2012 से पहले की थी, आपके ऊपर पुराने रूल्स का इतलाक होता था, लेकिन आपने वो वक्त से फ़ायदा नहीं उठाया और 2 साल में आपने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो अपनी पूरी नहीं की। इस वजह से आप साइड ट्रैक हो गए हैं। बहरहाल अभी ये है कि एप्लीकेशन आपने की हुई है, वो एप्लीकेशन भी आपने बजाय प्रीमियम सर्विस के जाने पे मेल में अप्लाई किया। तो डाक में आमतौर पर 7-8 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपने फरवरी में अप्लाई किया था, इसका मतलब है वहाँ महीना 2 महीने और भी लग सकते हैं। तो इसका मैं यही कह सकता हूँ, जैसे इंतज़ार करें, क्योंकि उसमें महीना 2 महीने और लग सकते हैं इसमें, क्योंकि तकरीबन 8 महीने का वहाँ पर क्यू है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी, मेरा ये सवाल है कि थोड़ी कंफ्यूजन समझ लें। ये है कि आपका आर्टिकल मैं पढ़ती रहती हूँ, तो वो जो एमनेस्टी के हवाले से वो भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे। तो 1-2 वकीलों से और भी बात हुई, तो वो कहते हैं कि इस किस्म की कोई चीज़ है भी नहीं और आनी भी नहीं फ्यूचर में। तो इस बारे में बता दीजिएगा कि वो कहते हैं कि बस कुछ लोग ले कह देते हैं ताकि हमारे पास क्लाइंट आए और ये और वो इस तरह की बातें। तो फिर ज़रा कन्फ्यूजन है, तो एमनेस्टी आएगी या कुछ ऐसा सिलसिला है ईयू नेशनल्स के लिए, उनके लिए, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के लिए या नहीं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि वो ज़ाहिर एमनेस्टी है नहीं है, तो इसमें तो किसी वकील का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसके पास लोग क्यों आएंगे अगर एमनेस्टी निकली कोई नहीं है। तो इसका अभी किसी वकील को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, जो कि एमनेस्टी को ऐलान नहीं हुआ है। दूसरा, आप इंटरनेट आपके पास डेफिनेटली होगा, आप गूगल पे चले जाएँ और वहाँ जाकर सर्च करें बोरिस जॉनसन, इसको सर्च करें, चूँकि इस वक्त वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट पे हैं। अगर टेरेसा मे चली जाती है तो उनके चांसेस को प्राइम मिनिस्टर बने। उनको आप देखें कि जब वो मेयर ऑफ लंदन से तब से वो एमनेस्टी को चेज़ कर रहे हैं। तो ये अभी दिसंबर के आखिरी वीक में उनकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग भी हुई थी, जिसमें उन्होंने मीटिंग में जाकर मुतालबा किया था कि एमनेस्टी निकाली जाए। तो ये भी मीडिया में मौजूद है। तो उसी मीटिंग में 1-2 आदमियों ने कहा था कि नॉनसेंस हो गया अगर निकालें, लेकिन इनका व्यू ये था बोरिस जॉनसन का कि एमनेस्टी निकालनी चाहिए, चूँकि लंदन के मेयर पहले रह चुके हैं। इनके ख्याल में 4-5 लाख लोग ऐसे हैं लंदन में जो कि ओवरस्टेयर हो चुके हैं या जिनके पास कोई परमिशन नहीं है रहने की। तो इस वजह से तो दूसरी बात ये होती है कि एमनेस्टी का जो बाकी दुनिया के कंट्रीज़ निकालते रहते हैं, उसका मकसद यही होता है कि इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन लोग ऐसे हैं, 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई स्टे नहीं है, कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। अगर इनको काम की परमिशन दी जाए तो मिलियन में से तकरीबन 6-7 लाख डेफिनेटली काम करेंगे। हर वीक इतने पैसे गवर्नमेंट के पास जाते हैं। दूसरी बात यह है कि 1 लाख लोगों को पकड़ना जो इनके पास स्टे नहीं है, उनको तलाश
करना, उनको पकड़ना, उनको वापस भेजना, इसमें तकरीबन एक मोहतात अंदाज़ा जो उन्होंने लगाया था उसमें कह रहे थे कि 30 साल लग जाएंगे। इस वजह से दुनिया का हर मुल्क एमनेस्टी निकालता रहता है, यूरोप के हर कंट्री में एमनेस्टी निकलती रहती है। यूके में भी अगर आप इमिग्रेशन में इंटरेस्ट रखती हैं तो यूके में भी जो एमनेस्टी 2006 से पहले हर 5 या 6 साल के बाद 5 या 6 साल के दौरानिए से निकलती रही है। 2006 में एमनेस्टी निकली थी, उसके बाद 2000 में निकली थी, 2 अक्टूबर 2000 की आखिरी तारीख थी, फिर 95 में निकली थी, फिर 93 में निकली थी। इस तरह एमनेस्टी निकलती रहती है। जो एमनेस्टी पिछले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम 2011-12 में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2011-12 में एमनेस्टी निकलेगी 4-5 साल के बाद या 5-6 साल के बाद। लेकिन 10 में जो कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ गई तो इनका इंप्रेशन यही है कि हम इमिग्रेशन वालों के ख़िलाफ़ हैं, इसी बुनियाद पर उन्होंने वोट लिए। इस वजह से ये फिर अपने वोटर्स को अपसेट नहीं करना चाहते हैं कि जी कोई ऐसी एमनेस्टी निकले, 1 लाख लोगों को स्टे मिले, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि इनके वोटर्स इनके ख़िलाफ़ हो जाए। तो बहरहाल एक तो पार्टी के अंदर इनकी है बात कि शायद कोई एमनेस्टी निकाली जाए। दूसरी फिर पारी है, अब इसका टाइम तो इतना नहीं होता। अब यूरोपियन के बारे में भी यही था कि जो यूरोपियन बाहर से यहाँ आए उसमें तकरीबन 30 लाख के लगभग यहाँ यूरोपियन है, जिसमें से 10 लाख काम करते हैं, जो 20 लाख हैं वो बेनिफिट्स के ऊपर यहाँ रहे हैं, जिसकी वजह से यूके यूरोप से निकला था। अब मसला ये था कि जो बेनिफिट्स के ऊपर होता है, यूरोपियन सिटीजन वो यहाँ का रेजिडेंट परमिट नहीं ले सकता है, ना यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकता है। तो मसला यह था कि अगर जिन यूरोपियन सिटीजन के पास रेजिडेंट परमिट नहीं होगा तो उनको फिर कानून में वापस जाना पड़ेगा। ये तकरीबन 20 लाख लोग थे और गवर्नमेंट के लिए ज़ाहिर पॉसिबल नहीं था। इस वजह से उन्होंने एक मीटिंग करके फैसला कर दिया कि जी 20 लाख जो यूरोपियन सिटीजन यूके में काम नहीं कर रहे हैं या बेनिफिट्स के ऊपर हैं उनको हम एक जनरल एमनेस्टी दे देते हैं कि जो 5 साल से रह रहा है उसको यहाँ पे स्टे दे देंगे। इस सिलसिले में 3 वीक पहले प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, तो अब इस सिलसिले में कानून बन रहा है। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता वो ऐलान कर देंगे कौन आदमी इसमें आते हैं, कब क्या से एप्लीकेशन थे। तो बहरहाल आप वही कहते हैं पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बार रख। नाज़रीन देखिए हमारे अगले कॉलर कौन है, जी फरमाइए। जी आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने पूछना था कि वो जो 5 साल से बच्चों के लिए पासपोर्ट का कह रहे हैं, क्योंकि एक और मैंने न्यूज में सुन रहा था कि जो बच्चे 5 साल से इधर रह रहे हैं उनके लिए आप पासपोर्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनका कोई स्टेटस है या नहीं है। जी जरा बता देंगे। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ऐसा कोई कानून नहीं है, कुछ लोग मेरे नोटिस में भी आया है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे बटोर रहे हैं 5 साल का कोई देकर। ऐसा कोई कानून नहीं है, ना ही उसे किसी को फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ एक ऐसा कानून मौजूद था काफ़ी अरसे से कि अगर कोई बच्चा स्टेटलेस है, यानी स्टेटस वो बच्चा होता है जिसकी नेशनलिटी उसको माँ से नहीं मिल सकती है। जैसे एक आदमी ब्रिटिश बॉर्न का बच्चा पैदा होता है वो ब्रिटिश बॉर्न नहीं होगा, चूँकि ब्रिटिश बॉर्न का बच्चा होता है वो ब्रिटिश नेशनल ही होगा। आप उसका पासपोर्ट बनवाएं या ना बनवाएं वो ब्रिटिश नेशनल ही होगा, भले से 2 साल बाद बनवाएं, 4 साल के बाद बनवाएं, 6 साल के बनवाएं। इसी तरह से जो पाकिस्तानी माँ का बच्चा होगा वो पाकिस्तानी होगा, जो इंडियन माँ का बच्चा होगा वो इंडियन ही होगा, वो स्टेटलेस नहीं होते। एक कानून स्टेटलेस बच्चों के लिए कि अगर बच्चा किसी को मिल जाता है, सोशल सर्विस को मिल जाता है सड़क के ऊपर से, तो उसका पता नहीं जी इसकी माँ कौन है या इसका बाप कौन है या इसकी नेशनलिटी क्या है। ऐसे बच्चे जब 5 साल पूरे कर लें तो वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश बॉर्न का बच्चा, पाकिस्तानी माँ का बच्चा या इंडियन नेशनल का बच्चा, तो वो उनकी अपनी नेशनलिटी माँ की होगी, वो इसमें नहीं आते हैं। इस सिलसिले में एक केस गया था 2015 में, काफ़ी मशहूर केस था, JM के नाम से। आप इंटरनेट पे सर्च करें, अगर नहीं है तो मैं आपको रेफरेंस भेजूंगा। वो भी हाई कोर्ट ने इसी बेस पे डिसमिस कर दिया था कि नहीं जी बच्चे की तो माँ से नेशनलिटी मिलती है, ये क्या बात उठाते हैं। तो अलबत्ता एक ये हुआ था कि एक इंडियन बच्चे ने अप्लाई किया कि जी मैं स्टेटलेस हूँ, उसमें हम ऑफिस ने कहा कि उसको स्टेटलेस नहीं माना कि जी नहीं तुम स्टेटलेस नहीं हो। लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि जी हमारे ख्याल में ये जो बच्चा, पर्टिकुलर बच्चा, सारे बच्चे नहीं, ये जो बच्चा है तो ये स्टेटलेस है। तो उस बच्चे का ये एक मसला था। तो उसको फिर आगे होम ऑफिस ने ऐलान कर दिया कि हम इसको कोर्ट ऑफ अपील में ले जाएंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें कोर्ट ऑफ अपील में जाने में 2 साल लग जाएंगे, अगर कोर्ट ऑफ अपील से भी इसका फैसला हो जाता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में होम ऑफिस ले जाएंगे, वहाँ से भी अगर फैसला हो जाता है फिर कानून बनेगा। अगर ऐसी कोई बात होती भी, कोई कानून बनता भी है, वो तकरीबन उसमें 5 साल लग जाएंगे। तो इस वक्त ऐसे मैंने देखा काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे बटोर रहे हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है, जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी हमने कोई पिछले अक्टूबर में FIR किया था 7 साल के बेस पे और 10 साल की बच्ची, हमारी 2 बच्चियाँ हैं। तो उससे हमें जनवरी में हमें फिंगरप्रिंट्स भी कर लिए। तो उसके बाद अब फिंगरप्रिंट्स किए हमें तकरीबन 7 महीने हो गए, लेकिन फर्दर कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें अभी तक कोई। तो आपके बड़े बच्चे की एज कितनी हो गई है? जो पहली बेटी जिसकी थी उसकी तो 10 साल वो है, और दूसरी जो है वो अब 8 साल की है। तो पहले यूके में पैदा हुई थी कि बाहर पैदा? दोनों सब यूके में, एक ही बच्चा भी यूके में पैदा हुआ। उस बेस पे हमने हमें फिंगरप्रिंट्स भी आगे हमने जल्दी फिंगरप्रिंट्स कर लिए थे। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मैं आपका मसला समझ गया। असल में पहले भी एक कॉलर के जवाब में मैंने यही बताया था कि होम ऑफिस वाले
तकरीबन मिनिमम 8 मंथ का वहाँ पे क्यू है। तो अगर आपने जनवरी में अप्लाई किया था, आपको बायोमेट्रिक्स हो गए हैं, तो इसमें 2-3 महीने और लग जाएंगे। तो आप खामोशी से इंतजार करें, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपकी जो बच्ची यूके में पैदा हुई थी, जो ही वो 10 साल की हो जाती है तो वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती है। तो जो ही वो 10 साल की होती है उसके एक दिन के बाद आप उसकी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकें। उसका इस एप्लीकेशन से कोई असर नहीं पड़ता, ये एप्लीकेशन अपनी जगह चलती रहेगी और नेशनलिटी बच्ची को 2-3 महीने में मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा कानून है कि अगर कोई बच्चा यूके में पैदा हो और 10 साल तक यूके में रह जाता है तो उसको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाती है। तो बच्ची की आप नेशनलिटी अप्लाई करें। आपके केस में मुझे लगता है कि 2-3 महीने और लग जाएंगे, तो आप जस्ट खामोशी से इंतजार करें, चूँकि वो क्यू से आपको निकाल कर आपके केस का फैसला नहीं करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे सर मैंने आपसे पूछना था कि मेरी डिवोर्स हो गई है, मैंने ब्रिटिश लड़की से शादी की थी। ठीक है। तो उसका मेरे पास लेटर कोई मुझे मसूल नहीं हुआ, तो उसका क्या तरीकाकार? 1 साल हो चुका है, तो मुझे किधर जाके वो लेटर लेना चाहिए डिवोर्स पेपर का जो है, जो मेरे पास प्रूफ हो? तो आपकी डिवोर्स, आपको कैसे पता डिवोर्स हो गई थी? क्योंकि मुझे जो मेरी वाइफ थी उसने मुझे बताया था कि जो डिवोर्स है ना वो हो चुकी है, मैंने साइन कर दिए, तो उसने मुझे पोस्ट सेंड की थी। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें आमतौर पर जब डिवोर्स की प्रोसीडिंग चाहती हैं आपको भी ज़रूर चिट्ठी वगैरह आती रहती है, लेकिन जो आपने साइन किए थे आपके पास पता होगा कि किस फैमिली कोर्ट में डिवोर्स मैटर था, उसका नंबर क्या था। आप खुद उसी फैमिली कोर्ट में चले जाएं, वो काउंटी कोर्ट होगी, उसी काउंटी कोर्ट में चले जाएं या हाई कोर्ट में होगी, ज़्यादा चांस है कि काउंटी कोर्ट में होगी। आप उस काउंटी कोर्ट में चले जाएं, वो नंबर लेकर और वहाँ जाकर इन पर्सन उनको बताएं कि जी ये डिवोर्स का जो फैसला हुआ था उसकी कापी आपको नहीं मिली, प्लीज़ मुझे कापी दे दें। एक तो वहाँ से मिल जाती है, वो आसान और बेहतर तरीका है। दूसरा तरीका है किसी वकील से कॉन्टैक्ट करें, वो फिर आपको सर्च करके नेशनल आर्काइव से पता देगा कि आपकी डिवोर्स कब हुई थी। लेकिन ज़्यादा बेहतर आप खुद काउंटी कोर्ट में चले जाएँ और वहाँ से उसकी कापी ले सकते हैं आप। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सवाल है। मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किए और फिंगरप्रिंट के बाद तकरीबन मेरा 9 महीने हो गए। उसके बाद मैंने एक लेटर भेजा था उन लोगों को, उसका भी महीना पूरा हुआ है, तो अभी तक कोई जवाब नहीं है। तो आपका क्या 2.5 साल का स्टे पहले मिला था आपको? जी। तो अब दोबारा 2.5 साल के लिए अप्लाई किया है? जी ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप जस्ट वेट करें, आप एनी टाइम आपके केस का फैसला हो जाएगा, क्योंकि 8-9 महीने का वहाँ पे क्यू है। एक आदमी का फैसला होने में जब आदमी अप्लाई करता है, एक्नॉलेजमेंट आती है, फिर उसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, फिर उसको एक क्यू में डालते हैं कि जब उसका नंबर आता है उस वक्त फैसला होता है। चूँकि काफ़ी सारे लोग, आप समझें कि लाखों में ऐसी एप्लीकेशन गई होती हैं, इस वजह से इसमें देर लग जाती है। तो 8-9 महीने इमिग्रेशन वाले इसमें ले लेते हैं। तो अगर आपको 9 महीने हो गए, जस्ट वेट करें, आप एनी टाइम आपके केस का फैसला हो जाएगा। रिमाइंडर भेजने से बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो क्यू से आपका केस निकालें और आपका कंसीडर करें, लेकिन वैसे ही वो आपका कंसीडर कर लेंगे। मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा देर लगेगी, जस्ट खामोशी से इंतजार करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी सर, वो मैंने आपका कॉलम पढ़ा था ग्रेनफेल टावर में फायर वाला, तो जो उससे मुतासर हुए हैं उनको 1 साल का वीज़ा मिल सकता है? तो क्यों, आप मुतासरीन में से हैं? नहीं सर, मैं मैनचेस्टर से हूँ, तो हमारे घर में भी फायर हुई है, तो क्या मैं जी आपकी कॉल में आ सकती हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। पहली बात ये कि वो जो ग्रीनफील्ड टावर में अगर कोई वाक़या हुआ है तो उसका हम फ्री ऑफ चार्ज उसके केस लेते हैं। अगर आप में से भी कोई देख रहा है उसके किसी रिश्तेदार का या कोई अपना केस है, तो अगर हमें कांटेक्ट करें उसमें हम फ्री ऑफ चार्ज उसमें लेंगे। वो एक गवर्नमेंट ने स्पेशल इसके लिए पॉलिसी निकाली है ग्रीनफील्ड टावर वालों के लिए कि इसमें अगर कोई आदमी था जो कि आग लगने से बच गया, बेचारे कुछ तो ज़्यादातर तो कि डेथ हो गई है, लेकिन अगर कोई बच गया तो उसको वो कह रहे हैं कि अगर वो इलीगल था, केस ख़त्म हो चुका था, असाइलम सीकर था, जिस बारी भी हालत में था, उसको बगैर कोई कंसीडर किए इमीडिएटली उसको 1 साल का स्टे दे देंगे। लेकिन पिछले वीक था कि इस पे गौर कर रहे हैं उनको बजाय 1 साल के इंडेफिनिट स्टे दिया जाए, चूँकि इस पर भी पिछले हफ्ते मीटिंग हो रही थी कि जी 1 साल के बाद फिर वो मुसीबत में पड़ जाएंगे, ज़्यादा बेहतर उनको पक्का स्टे दें। लेकिन वो सिर्फ वहाँ से जो मुतासरीन हुए, या फिर उन्होंने थोड़ा सा रखा है कि इसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स थी, अगर इसका मलबा किसी बिल्डिंग पे गिरा है और वहाँ पे लोग आदमी नहीं रह सकते हैं, अगर वो भी मुतासरीन है। लेकिन आपके अगर कोई मैनचेस्टर वगैरह में आग लगी थी, वो उसमें नहीं आते हैं। तो बहरहाल किसी अच्छे वकील से आप मशवरा कर लें कि किसी और ग्राउंड के ऊपर आप एप्लीकेशन करना चाहें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी देखें, मैंने अभी नोटिस ऑफ इंटेंशन दिया है अपनी वाइफ से शादी करने के लिए। वो EU नेशनल है। तो मुझे मेरा सवाल ये है कि वो यहाँ पे अभी उसको आए 1 माह हुआ है, 1 मंथ इन लंदन। तो आप मुझे बताएं कि वो अगर स्टूडेंट लोन ले, अगर वो अप्लाई करे वहाँ पे, तो
तो उसे आए हुए 1 महीना हो गया, एप्लीकेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसे आए हुए 1 महीना हो गया, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी अरेंज हो गई? नहीं, हमने मैं से नोटिस ऑफ इंटेंशन दिया है, शादी की डेट अभी आएगी। तो यूके ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ये काफ़ी पहली बात ये कि सिर्फ वो यूरोपियन सिटीज़न यहाँ पे रेजिडेंट परमिट ले सकते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हों, पहली बात। दूसरी बात ये आपकी खास जो है काफ़ी सस्पिशियस लगता है, तो इसमें इमिग्रेशन वाले आपको अच्छे खासी आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी यूरोप से यहाँ आता है और महीने के अंदर अंदर वो शादी अरेंज कर लेता है। तो बहरहाल इस पर इमिग्रेशन वाले आपको अच्छे तरीके से देखेंगे, तो देखें आगे क्या होता है। तो बहरहाल उसके लिए शर्त ये कानून यही कहता है कि वो काफ़ी अरसे से यूके में काम कर रहे हो, रेजिडेंट परमिट हो, तो फिर चांसेस होते हैं उसके साथ शादी करने के। तो बहरहाल आप वेट करें, देखें इमिग्रेशन वाले क्या कहेंगे। इन शादी के दफ्तर से अलावा इमिग्रेशन वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मैंने बात करनी थी 2016 में ना, मैंने 7 ईयर, मेरा बड़ा बेटा 7 ईयर का हुआ था, तो हमने एप्लीकेशन डाली थी। ठीक है। मार्च में डाली थी, तो नवंबर में उन्होंने ना फैल और लिख के भेज दिया कि आप अपने हमें ना पासपोर्ट दे। वो मैंने पासपोर्ट तो कंप्लीट कर लिया, फिर नहीं आगे जो फीस थी ना 993 पाउंड, पहले जो हमने दिए थे 649 पाउंड। अब ये 3 वीक से हमारा केस चल गया होम ऑफिस एप्लीकेशन ना, तो सर वो अभी उन्होंने अकाउंट से मनी नहीं ली, इसमें क्या होता है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में 2 बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि आपकी कोई डेली लिमिट होती है कि जैसे आप बैंक से कितने पैसे एक दिन में निकलवा सकती हैं, बाद की 500 होती है, बाद की 1000 होती है, बाद की 2000 होती है। तो जब आप फ़ी पे करते हैं 2-3 आदमियों की, 3-4 हज़ार पाउंड बन जाता है। तो इसमें अक्सर औकात ये होता है कि आपकी जो डेली लिमिट होती है वो आप क्रॉस कर जाती हैं, तो बैंक वाले उनको पैसे नहीं देते हैं। अगर बैंक वाले उनको पैसे नहीं दें तो वो फिर सारे के सारे पेपर आपको वापस भेज देते हैं कि जी हम रकम नहीं ले सकें। तो इस वजह से मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ, या तो पोस्टल आर्डर तो या चेक भेज दिया करें, उसमें प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है। तो बहरहाल आप वेट करें, अगर उन्होंने पैसे ले लेने चाहिए थे, तो अगर किसी वजह से उन्होंने नहीं लिए, 2-3 वीक गुजर गए, आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि उन्होंने पैसे क्यों नहीं लिए, वो आपको बता देंगे, या फिर चिट्ठी भी उनकी आ जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है और मैं ब्राइटन से कॉल कर रहा हूँ। मैंने 2013 में मेरी फैमिली आई थी डिपेंडेंट वीजे पे, लेकिन मैं स्विच कर गया इंडेफिनेट पे 2015 में, और उनका भी ड्यू है इसका स्पाउस वीजे पे, वाइफ ने जाना है और बच्चों ने डिपेंडेंट पे रहना है। तो उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो NHS और फीस कितनी है, और दूसरा कौन सा फॉर्म लगेगा, और तीसरा मेरे पास इंडेफिनेट है और बेबी ड्यू है, तो क्या उसको वीजा लेना पड़ेगा दिसंबर में नया, या तो आपने उनका वीजा चेंज नहीं करवाया था कि चेंज करवाया था पहले? मेरे साथ उनकी एक एक्सटेंशन हुई थी। नहीं, जब आपको इंडेफिनेट स्टे मिला था उस वक्त आपने वीजा चेंज नहीं करवाया था? नहीं, अभी उनका चेंज हो। तो 18,600 की शर्त आप पूरी कर रहे हैं अभी? जी मेरी 25,000 तकरीबन बनती है। तो बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आपसे गलती ये हो गई कि जब आपने खुद इंडेफिनेट स्टे के लिए अप्लाई किया था, उसी वक्त वाइफ का भी अप्लाई करना था, तो वो उसका प्रॉपर तरीका होता है, तो वो आपने नहीं फॉलो किया है। तो अब बहरहाल अगर आप 18,600 की शर्त पूरी कर रहे हैं, तो आप सेम डे जाकर इंडेफिनेट स्टे वाइफ का, नहीं इंडेफिनेट नहीं बल्कि एक्सटेंशन सेम डे आपकी करवा सकते हैं उनकी। तो उसमें आपसे 993 होम ऑफिस फ़ी चार्ज करेंगे, प्लस उसमें 600 पाउंड आपका हेल्थ चार्ज करेंगे। अगर सेम डे जाते हैं तो उसमें 590 पाउंड सेम डे की प्रीमियम सर्विस भी चार्ज करेंगे एक आदमी की। तो ये सेम डे भी आप जाकर करवा सकते हैं। तो पहले आपको ये वीज़ा करवाना पड़ेगा। तो दूसरी बात, तो बहरहाल ये वीज़ा पहले करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद फिर आगे वाइफ के इंडेफिनेट स्टे का बाद में सोचें जब वो 5 साल पूरे कर लेंगे यूके में। जो पिछला पीरियड है वो इसमें काउंट होगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। 18,600 पूरा करने के लिए उसने अपना वर्किंग टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ये दोनों बंद करवा दिए। तो उन्होंने फोन करके उन्होंने फिर उसके अकाउंट में सेंड कर दिया। तो उन्होंने बोला कि जब तक आप 20,000 रुपया नहीं कमाते उतनी देर तक हम आपका नहीं बंद कर सकते। तो उसने कहा जी मेरी ठीक है इनकम 20,000 हो गई है, लिहाजा आप मेरा बंद कर दें। तो उन्होंने वर्किंग टैक्स क्रेडिट बंद करके इस महीने में चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भेज दिया। तो अब वो बेचारी ये परेशान है कि पिछले 2 महीने से वो ओवर टाइम भी कर रही है और अपने वो 18,600 पूरे करने के चक्कर में
क्योंकि अब चाइल्ड टैक्स क्रेडिट फिर उन्होंने दोबारा भेज दिया। जी आपकी कॉल का शुक्रिया, मैं समझ गया आपका। पहली बात ये है कि अगर तो अभी आपने बेनिफिट स्टॉप किए हैं ना, तो इमिग्रेशन वाले ये भी देखते हैं कि आपने बेनिफिट्स क्यों स्टॉप किए, वो तो ये देखेंगे सिर्फ हमें दिखाने के लिए उन्होंने किए हैं। तो एक तो ये बात, दूसरी ओवर टाइम इसमें नहीं आता है। तो तीसरी ये है कि इस पे गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया है, तो उसके लिए मैं अगले वीक, ये कल सैटरडे, अगले सैटरडे के उस पर ऊपर मैं डिटेल में कॉलम लिखूंगा नया कानून क्या, चूँकि सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन का फैसला हुआ था 18,600 का कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स दिए थे कि आप क्या करें, तो उसके मुताबिक अब होम ऑफिस ने कानून बना दिया है जो कि 10 अगस्त से लागू हो जाएगा। तो इस पे आपने अगले सैटरडे को मेरा कॉलम आ जाएगा फेसबुक के ऊपर, वो आपने पढ़ लेना, वो डिटेल में मैं लिख दूंगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है। पहले नंबर पे तो ये है कि मैंने ना अब इंडेफिनेट के लिए वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है। तो उसके लिए ना 18,600 वो सिर्फ मेरी वाइफ काम करती है, मुझे अभी ना, मैं फैक्ट्री में काम करता था तो उधर से ना निकाल दिया गया है क्योंकि फैक्ट्री के पास काम नहीं है। तो मेरी वाइफ जो है ना वो टीचर है, क्या उसकी वेज 18,600 से प्लस है? तो उसके लिए मुझे तो नहीं अपनी तरफ से भी वेज स्लिप लगाने। तो आप यूके में कब आए थे? मैं आया था 2013 में। तो वीज़ा कब अप्लाई किया था? वीज़ा पहले उधर से मुझे 2.5 साल का वीज़ा मिला था ना। नहीं, वीज़ा आपने कब अप्लाई किया था? वीज़ा अप्लाई किया था आई थिंक, मुझे सही तरह याद नहीं है, डेट कंफर्म नहीं है। तो आपका 3 अगस्त 2013 को इधर आया था। तो आपकी अपील हुई थी या वैसे ही आपका वीज़ा लग गया था? नहीं, वैसे वीज़ा लग गया था। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि ये मेक श्योर करें कि आपने एप्लीकेशन कब की थी। तो चूंकि इसमें यह था कि अगर किसी ने एप्लीकेशन 9 जुलाई 2012 से पहले की थी तो उसके ऊपर पुराने रूल लाते हैं, और जो 9 जुलाई 2012 के बाद किसी ने एप्लीकेशन की तो उसमें न्यू रूल आते हैं। 12 जुलाई से जो पहले वाले रूल के ऊपर हैं उसके ऊपर जो पुराने केसेस हैं उनके ऊपर 18,600 का कानून लागू नहीं होता है, तो उसके लिए फुल टाइम काम ज़रूरी होता है। तो ये आप चेक कर लें आपने कब एप्लीकेशन की थी। दूसरी बात ये है कि अगर आप 2013 में आए थे तो इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर आपको 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो उसमें आपकी वाइफ अगर 18,600 कमा रही है, यानी उसकी मंथली जो वेजेस हैं 1550 पाउंड से ज़्यादा हैं, तो उसी की वेजेस काफ़ी हो जाएंगे। अगर आप भी काम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इतने कमा रही है तो फिर वो भी काफ़ी हो जाएंगे आपके लिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, मैं पूछना सीगा जी। मैनू इत्थे आई नू 8 साल हो गए। मेरा बॉय 8 साल दा आ, 5 साल हो गए ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਆਏ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੀਗਲ ਹੋਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲੇਗਾ। अगर बच्चा 7 साल का हो जाता है फिर ताड़ी गारंटी है कि तुहानू स्टे लग जाओगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 10 इयर्स की बेस पे लॉन्ग इंडेफिनिटली के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने ये पूछना है कि अगर मैं FLR फर्दर लीव टू रिमेन अप्लाई करूँ, क्या उसकी स्क्रूटनी कम होगी इंडेफिनिट की निस्बत? तो अभी आपका किस बेस पे आप ये इधर हैं यूके में? अभी मैं एंटरप्रेन्योर पे Tier 1 जनरल के 50,000 वाला। हाँ जी। उसकी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी की हैं? जी, सारा कुछ पूरा है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आमतौर पर जो कानून है वो तो यही कहता है कि अगर आप 10 साल की बेस पे अप्लाई करें सिर्फ उन्हें आपकी 10 साल की रेजिडेंसी देखनी चाहिए, लेकिन होम ऑफिस वाले जानबूझकर लोगों को तंग कर रहे हैं। इस वजह से वो बाज़ कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं कि कहीं से कोई ना कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल का बहाना मिल जाए। तो ये बहाना तलाश करने के लिए कभी कभी Tier 1 जनरल के ऊपर जो होते हैं Tier 1 के ऊपर इसको ख़ास तौर पर देखते हैं, चूँकि Tier 1 के ऊपर जो है इनकी बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त यही है कि ये टैक्स
पे नहीं करते हैं, या इनको टैक्स का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, या जो उसकी मुतलका रिक्वायरमेंट से वो पूरी करनी बड़ी मुश्किल इनके लिए हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह जब एप्लीकेशन देते हैं तो ये सोचते नहीं है कि आइंदा हमने क्या करना है, तो उस वक्त पेपर बना कर तो दे देते हैं, तो बाद में उसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इमिग्रेशन वालों को पता है ये, तो वो इस पर भी गौर करते हैं। तो बहरहाल आप लॉन्ग रेजिडेंसी की एप्लीकेशन दे दें और सेम डे चले जाएँ प्रीमियम सर्विस पे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब जी, मैं ना 28 दिसंबर को वाइफ का स्पाउस वीजा अप्लाई किया था। ठीक है। अभी ना अबाउट 7 मंथ के बाद उन लोगों का मेल आया को, तो वो लोग बोलते हैं कि मेरी जो इनकम है ना वो 21,000 बनती है। ठीक है। हाँ, तो उन लोगों ने मेरे को दिया फॉलोइंग स्पोर्ट कोर्ट जजमेंट ऑन वेंसडे, जो फैसला आया था 22 फरवरी को। आपके बच्चे भी हैं? नहीं, अकेली वाइफ है। अच्छा, फिर? तो जो 22 फरवरी को जो फैसला आया था ना कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक, तो वो इसमें मेंशन किया है। तो आपके वेजेस इस वक्त कितने मंथली? मंथली 1500 है, 1500 तो फिर आप 370 पर वीक है, 370 पाउंड पर। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में दो बातें हैं। पहली बात ये कि आपकी जो मंथली इनकम अगर 1550 पाउंड से कम है तो इसका मतलब है आपकी इनकम 18,600 पाउंड नहीं है, तो आपके केस में यही प्रॉब्लम हुई है। और जो दूसरा फरवरी का में जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है, आज ही उन्होंने बनाया है, तो ये 10 अगस्त से लागू हो जाएगा। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उसमें उन्होंने की हैं जो कि मुस्बत हैं, तो बहरहाल वो 10 अगस्त से लागू हो जाएगा। तो फिर देखें आपके केस का क्या फ़ैसला होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी इनकम 1550 पाउंड से कम थी, इसी वजह से उन्होंने आपका केस होल्ड कर लिया था। तो अभी 10 अगस्त के बाद जो नया कानून बना है, इसकी रोशनी में आपका केस देखकर फिर इसका फ़ैसला करेंगे। मीनवाइल अगर आप किसी वकील के पास जाना चाहते हैं तो जाकर उनसे एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैंने बच्चे की बेस पे अप्लाई किया था 7 साल की बेस पे, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था उसमें सिर्फ 2 महीने रहते थे 7 साल होने में, लेकिन अभी 4 महीने गुजर गए हैं, मेरे केस का कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने पूछा था कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि जब आपके पूरे हो जाते हैं 7 साल तो क्या इसमें क्या है कि कहीं वो रिफ्यूज तो नहीं करेंगे? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जी, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। आपको किसी ने मिसगाइड किया या आपने किसी वकील से एडवाइस लिए बगैर ही अप्लाई किया। चूँकि ये एप्लीकेशन जब आपने की आपके बच्चों को 7 साल नहीं हुए थे, इस वजह से आप कानून में नहीं आते हैं और ये एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ हो जाएगी। अगर रिफ्यूज़ हो जाती है कोर्ट में ले जाएंगे, मुझे लगता है यही रिफ्यूज़ल का लेटर बरकरार रहेगा। तो इसका यही हाल है कि इस एप्लीकेशन को विड्रा करके तो न्यू एप्लीकेशन डाल दें कि जी वो पहली एप्लीकेशन विड्रा करें, चूँकि जब की थी मुझे 7 साल नहीं पूरे हुए थे, तो एक न्यू एप्लीकेशन डाल दें तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस एप्लीकेशन का वेट करना, आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, तो एक दफ़ा जब विड्रा कर लिया तो पैसे भी आपके चले जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी ठीक, फरमाइए। मैं पूछना एमएनएसटी का जिक्र किया सी है उन्होंने लागू की होगी जो 5-6 साल पहले स्टूडेंट वीजे से आए सन ते हुण इलीगल हो गए। जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो एक्सपैक्टेड है कि शायद कोई ना कोई ऐलान जल्दी हो जाएगा, शायद नेक्स्ट फ्यू मंथ के बीच। तुम जस्ट वेट करो। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी, आप टीवी की आवाज़ कम कर दें और टेलीफोन पर बात करें। जी हेलो। जी जी, हेलो मलिक साहब, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी जी कि अभी हमारे बच्चे का 7 साल होने वाला है इधर, ठीक है, हम लोग 1 डे सर्विस पे जा सकते हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, जो 7 साल वाला है ये 1 डे सर्विस पे नहीं है, तो इसमें डाक में अप्लाई करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो एप्लीकेशन 7 साल की होती है 7 साल पूरे होने के बाद ही कर सकती हैं, तो इसमें आप 1 दिन पहले भी एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, चूँकि ये जो कानून बना था 7 साल का, इसमें लिखा हुआ है कि 7 साल पूरे होने के बाद जो लोग एप्लीकेशन करेंगे वो इस कानून में आएंगे। तो जब 7 साल पूरे हो जाए उसके बाद एप्लीकेशन करें, लेकिन ये 1 डे नहीं है, तो आपको मेल में अप्लाई करना पड़ता है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मुझे मालूम करना था, मेरे 2.5 ईयर का सेकंड वीजा मैंने ले लिया है, अब मैं थर्ड वीजे के लिए जाना चाह रही हूँ। 10 ईयर के लिए मुझे बच्चों के बेस पे वीजा मिला है। मुझे ये मालूम करना है कि अब मुझे क्या मेडिकल की, कुछ लोग कह रहे हैं मेडिकल की भी आपको फीस भरनी पड़ेगी, क्या मुझे मेडिकल की फीस भरनी पड़ेगी? और अगर मैं जाके सेम डे लेना चाहूँ तो उसकी फीस और सब टोटल कितना खर्चा होगा प्लीज? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अब वो हर आदमी से जो मेडिकल जो है हेल्थ चार्ज हर आदमी से लेते हैं, तकरीबन 2.5 साल का जो है ये तकरीबन 500 पाउंड हेल्थ चार्ज है वो लगता है, वो हर हालत में आपसे भी लेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये अभी सेम डे कैटेगरी प्रीमियम सर्विस पे नहीं है, अलबत्ता जब 10 साल पूरे कर लेंगी, जब इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करेंगी वो प्रीमियम सर्विस पे है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन जो है प्रीमियम सर्विस पे अभी नहीं है। शायद कुछ अर्से में कर दें पैसे कमाने के लिए, लेकिन अभी नहीं है उसमें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे अपने केस के बारे में डिस्कस करना है। मैंने इंडेफिनिट अप्लाई किया था तकरीबन 1.5 साल पहले, मई 2016 में टायर 1 जनरल की बेस पे। मेरा इंटरव्यू कॉल आया था, पहले लेटर आया था। आपका 2 लाख का, आपका 50,000 का था? 2 लाख का? नहीं, मेरा जनरल टायर 1। अच्छा जनरल था, ठीक है। अच्छा फिर? हाँ जी, और मेरा इंटरव्यू उन्होंने किया तकरीबन। आपका टैक्स का प्रॉब्लम था? नहीं, मेरा टैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने बाद में रेक्टिफाई नहीं करवाया, अमेंड नहीं करवाया? नहीं, कोई ऐसा मैंने रेक्टिफाई नहीं करवाया। अच्छा फिर? मेरा इंटरव्यू कॉल किया उन्होंने मार्च 2017 में, जो कि मैंने बहुत अच्छा दिया। उसके बाद स्टिल वेटिंग पे है। कई बार मैंने प्रीमियम रिक्वेस्ट के लिए भी किया पर उन्होंने इनकार कर दिया। पता नहीं कब तक ये चलता है, मुझे बड़ी परेशानी है। 2 साल से ज्यादा हो। तो आप प्रीमियम सर्विस पे गए थे कि आपने? नहीं, वैसे मैंने एप्लीकेशन अप्लाई किया था, पर प्रीमियम सर्विस के लिए बाद में मैंने एप्लीकेशन दी थी, जो कि कई बार रिजेक्ट की उन्होंने, और कहते हैं वो सेम डिसीजन के आपका डिसीजन जो है ना वो एप्लीकेशन रूट पे ही जाएगा। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो टियर 1 जनरल पे होते हैं, इनको पहले भी एक कॉलर के जवाब में बताया कि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, चूँकि सभी को पता है कि बाज़ औक़ात वो इतनी इनकम उनकी होती नहीं जितनी उनको दिखाना पड़ती है। तो इस वजह से जब दिखाना पड़ती है तो उसके लिए वो काफ़ी सारे पापड़ बेलते हैं। जब पापड़ बेलते हैं तो उसमें वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर लेते हैं। तो इसमें फिर इमिग्रेशन वाले अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे आप कहते हैं मेरा बिज़नेस है, आप कहेंगे बिज़नेस है, अच्छा जी बिज़नेस आपका किसके साथ था, आपकी इन्वाइसेस कब इशू हुई थी, उनकी पेमेंट कब की थी, आपके सप्लाई, मतलब 1000 उसमें से वो सवाल निकालते हैं। तो इस वजह से जो टियर 1 जनरल इन पे ख़ास पर वो इमिग्रेशन वाले बड़ी कड़ी निगाह इनके ऊपर रखते हैं जब इनकी एप्लीकेशन जाती है फैसले के लिए। तो इस वजह से शायद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में को होल्ड की हुई है। तो बहरहाल एक ये हो सकता है कि आप इनको रिमाइंडर 1-2 भेज दें, उसके बाद नोटिस भी भेज सकते हैं कि जी मैं इसको हाई कोर्ट में ले जा रहा हूँ, मेरा केस अननेसेसरली डिले हो रहा है। तो इस पर फिर देखें क्या फ़ैसला करते हैं, या फिर चुप करके जस्ट वेट करें और 10 साल पूरे कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मगर साहब मेरा क्वेश्चन है कि मेरे अपना वीज़ा अप्लाई किया डिस्कशन लीव से वो 2012 वो उन्हें लाता 3 साल का, उस बाद वो 2015 खत्म हुआ, फिर उन्हें लाता 2018 तारीख। ठीक है। जो 2018 वाला लाया ना वो एक मिस्टेक की ने कि इकरा इफ्तिखार अहमद लिखने की बजाय इकरा इफ्तिखार लिखा ने। ठीक है। ते वो अच्छी अगले जेड़े पाकिस्तान जाना सी ते वो सानू फिर पता लगा। अच्छा। ते एक और दसो वो किस तरह ठीक करना ते प्लस दूसरा ते पहली गल के पहला जो वीजा लगा सी वो कदों लगा सी? 2012 विच। ते केड़े महीने केड़ी तारीख नु? 7वें महीने च। अच्छा ठीक है। तो हुन पाकिस्तान कदों जाना चाहते हो? पाकिस्तान जाना चाहते सन, लेकिन फिर वो ना देख के कोई नहीं गए। ठीक है। तो उनके पूछना चाहते हो? एक ये पूछना चाहना है कि ना होगा किस तरह ठीक कराइए, तो प्लस दूसरा है कि जल्द अगू 2018 की इंडेफिनिट अप्लाई करना है तो वास्ते सानू अपना मेडिकल फीस देनी पैनी है NHS। ठीक है जी, ताड़ी कॉल का शुक्रिया। पहली गल है कि तुसी ये इन्वेस्टिगेशन करो कि गलती किस दी है, तुहाडी गलती है या कि इमिग्रेशन वाले की गलती है। इसके वास्ते तुसी एप्लीकेशन फॉर्म कड्डो, उसकी कापी, उस वेखो कि क्या लिखा है। मेरे अपने ख्याल च तुहाडे तू या तुहाडे वकील तू गलती हुई है, जदों उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट किया है तो उस उन्हें शायद गलती की है, क्योंकि इमिग्रेशन वाले एप्लीकेशन फॉर्म नू फॉलो करते हैं। अगर तो उस गलती तुहाडी नहीं है तो
तुसें सही एप्लीकेशन कंप्लीट की है तो उन्हें गलती की है तो फिर उन्हें तुम चिट्ठी लिख दिओ कि इस दे विच करैक्शन करो, एप्लीकेशन फॉर्म की कापी लैके आओ, फिर तुहाडे कोलों कोई फी नहीं चार्ज करनगे, तुहाडी करैक्शन करके दे देंगे। पहली गल। दूजी गल है कि जदों तुसीं इंडेफिनिट स्टे दे वास्ते अप्लाई करोगे तदों तुसीं अगर सेम डे जाओ प्रीमियम सर्विस ते तुसीं जा सकते हो। तीजी गल है कि तुहानूं इंग्लिश टेस्ट लाइफ यूनिवर्सिटी टेस्ट पास करने की लोड़ नहीं है। चौथी गल कि जिहड़ा बंदा इंडेफिनिट स्टे वास्ते अप्लाई करता है उसनूं हेल्थ चार्ज पे करने की लोड़ नहीं है। ये सिर्फ उन्हें लोगों को हेल्थ चार्ज की लोड़ है जिन्होंने एक्सटेंशन आगे चाहिए है, तो जिन्होंने पक्का स्टे चाहिए है इंडेफिनिट स्टे के वास्ते उस हेल्थ चार्ज नहीं है। कल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि हमने अपना फैमिली के लिए अप्लाई किया था पाकिस्तान से EEA फैमिली परमिट वीज़ों के लिए, तो पहली बार अप्लाई किया था मार्च में, तो वो तकरीबन 15 दिन बाद ही रिफ्यूज़ हो गए। वो उन्होंने कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ना कोई तस्वीरें वगैरह जो हमने कोई टेलीफोन इंफॉर्मेशन के ना कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं लगाए थे जो उन्होंने मांगे। तो फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन में हमने जो प्रूफ है वो DNA वगैरह और पिक्चरें वगैरह दी, तो अभी तक तकरीबन 3 महीने हो गए हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं कितना वो टाइम लगेगा? तो फी उन्होंने ले ली है? नहीं, ये जो है ना ये फैमिली परमिट की फीस नहीं होती है। तो आपसे 65 पाउंड नहीं चार्ज करते या कोई नहीं चार्ज करते आपसे? चार्ज नहीं, वो पाकिस्तान से अप्लाई किया था एंटी क्लियरेंस वीज़ों के। अच्छा ठीक है, तो उसकी आपको कोई एक्नॉलेजमेंट वगैरह तो आगे ही होगी? बिल्कुल, उन्होंने वो लिखा है कि आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन हम असेस वगैरह कर रहे हैं तो मे भी टाइम लगेगा। वो अगले ही दिन हमें आ गई थी जब हमने एप्लीकेशन की थी। तो ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। तो इसमें आप यही करें कि उनको चेज करें, जो आपके पास अब वो रेफरेंस नंबर होगा उनको ईमेल करें या टेलीफोन करें। तो इसमें आप अपने MP को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जी इस केस का जल्दी फैसला करना है, इसमें ऑलरेडी पहले डिले हो गया। तो पहला जो फैसला तो अगर विदिन वीक या 2 वीक में हो गया था, दूसरा भी तो उसी टाइम में हो जाना चाहिए था। तो इसको आप MP के थ्रू या खुद इसको पुश करना शुरू कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। जी आप बात करें। जी आप बात करें। हाँ जी, मेरे को एक क्वेश्चन था। जी बिल्कुल पूछें। मैं अपनी वाइफ के साथ एज ए डिपेंडेंट वीजा पे आया हूँ। मेरी वाइफ को 2 साल हो गए, 2.5 साल यहाँ पे। ठीक है। 2015 में आए थे, तो मैं एज ए डिपेंडेंट वीजा पे हूँ। मुझे 1 से 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ पे। तो उनके पास क्या वीजा है? हाँ जी, वाइफ के पास क्या स्टेटस है? Tier 2 ICT। ठीक है। अच्छा फिर? हाँ जी, तो मैं ये चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि मैं भी जॉब करता हूँ कहीं पे, अगर वो मुझे आफ्टर ये जो मेरी वाइफ का वीजा एक्सपायर होता है मुझे स्पॉन्सर करते हैं, तो उसके बाद अगर मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेके आता हूँ तो उसका क्या क्राइटेरिया है? आपकी वाइफ कहाँ पे अभी? अभी यहीं पे है, यूके में। तो अभी आप क्या करना चाहते हैं कि अगर आपको वर्क परमिट मिलता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे स्पॉन्सर मिल जाता है, मैं कहीं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, अगर वो मुझे स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, उस केस में मेरी वाइफ के लिए क्या वो रहेगा कि हम अपना एक्सटेंड? जी आपकी कॉल का शुक्रिया, मैं समझ गया जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि जो इंटर कंपनी ट्रांसफर के ऊपर वाइफ हैं वो ज़ाहिर है पहले लीड करता था सेटलमेंट को, अब वो नहीं करता, उसमें आप सेटलमेंट नहीं देते हैं। हाँ ऐसे चांसेस हैं कि अगर आपको वो वीज़ा दे दें Tier 2 का तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप मेन एप्लीकेंट हो सकते हैं तो फिर आपकी जो वाइफ है तो वो आपकी डिपेंडेंट बन सकती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई मेरी बहन है, उनका एक वीजे का मसला था, उन्होंने 2 वीजे लिए हैं 2.5 साल के, तो उनको क्या अभी एक डॉक्टर की फीस भरनी होगी दोबारा, और जो अगर प्रीमियम चार्जेस लेंगे तो वो भी लगेंगे उनको? तो उनका किस चीज का वीजा उन्होंने लिया था पहले? उन्होंने पहले मेरे ख्याल से बच्चों की बेस पे मिला है, फिर दूसरा भी उनको बच्चों की बेस पे। ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि इसमें अब जो तीसरी एक्सटेंशन उनको होगी तो उसमें प्रीमियम सर्विस नहीं है, ये मेल में अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा हाँ हेल्थ चार्ज अब उन्होंने लागू कर दिया, हर आदमी का 500 पाउंड हेल्थ चार्ज करते हैं, हर बच्चे का बढ़ेगा 500 पाउंड हेल्थ चार्ज उनको हर हालत में पे करना पड़ेगा। तो जब एप्लीकेशन करेंगी मेल में यानी वीज़ा ख़त्म उनसे 1 महीना पहले तो उस वक्त हेल्थ चार्ज भी पे करना पड़ेगा उनको। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी आप बात करें। जी मेरा नाम अहमद है, मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। अच्छा मेरा जो मेरी जो नेशनलाइजेशन वो नवंबर 2017 में दी हुआ है, नवंबर 2017 में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरे पर सिंपल क्वेश्चन लगा था ट्रैफिक ऑफेंस। वो कब लगा था? वो 2014 में लगा था नवंबर में। तो आपको ये सिटीजनशिप के लिए कब क्वालिफाई करते हैं?
वैसे तो मैं जुलाई में कर चुका हूँ, जुलाई 2017 में, क्योंकि मुझे ILR जुलाई 2016 में मिला था। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप ऐसा करें कि नवंबर में जब काशन की डेट से गुजर जाए उसके बाद अप्लाई कर दें, क्योंकि उसमें है कि पहले होता था, ये सिर्फ पिछले कुछ अर्से इन्होंने कानून बनाया, पहले काशन इस पर नहीं असरअंदाज होता था, अब काशन असरअंदाज होता है तो 3 साल तक आप नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप नवंबर में जिस डेट को आपको काशन मिला था उसके 3 साल आपको पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट डे आप अप्लीकेशन करें तो फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये पूछ रहा था कि जो लंदन हाई कोर्ट का फैसला आया कि जो बच्चे यहाँ पे बोर्न हुए उनको कोई स्टेटस मिलेगा यहाँ का, तो उसके बारे में कुछ पूछा था। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं जी, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है स्टेटलेस के बारे में, वो सिर्फ एक छोटा सा केस था एक ख़ास बच्चे के बारे में जिसके बारे में होम ऑफिस समझते हैं कि वो बच्चा स्टेटलेस नहीं है। तो कहा गया था कि बच्चा, जो होम ऑफिस समझते हैं वो समझते हैं बच्चा इंडियन है, तो लेकिन कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि वो समझती है कि बच्चा स्टेटस, वो एक बच्चे का केस है। ऐसा 5 साल को कोई कानून नहीं है, तो अगर ऐसा कोई कानून बनेगा भी फ़र्ज़ करें तो उसमें 4-5 साल और लग जाएंगे। तो फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं बच्चों के बारे में। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक जावेद बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी फरमाइए मलिक साहब। जी मलिक साहब, पूछना ये था कि मेरे पास डिस्क्रिशनरी लीव है, 3 साल की एक और 3 साल की 2, मैं 6 साल के रूप पे हूँ। तो सबसे पहले आपको कब लगी थी? ये लगी थी 2012 में लगी थी। तो किस तारीख को, किस महीने को? ये जून को लगी थी। ठीक है, अच्छा। तो ये खत्म हो रही है, तो 2018 में मैंने इंडेफिनेट पे जाना है। ठीक है। तो मैं, जो मेरी वाइफ थी वो पहले डिसेबल थी, उनको प्रॉब्लम थी, तो अभी वो ठीक हो गई हैं। तो जब मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं, मैं इंडेफिनेट ले सकता हूं या नहीं ले सकता? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि बिल्कुल आप इंडेफिनेट स्टे ले सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह कि आपका जो पीरियड है वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ आपको पहली बार मिला था, चूँकि बात तो होता है कि जब पहली बार आपको डिस्क्रिप्शन लीव मिलती है वो ख़त्म होने के बाद आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हम ऑफिस साल उसके ऊपर बैठ जाते हैं, और जब वो वीज़ा देते हैं वो आइंदा 3 साल का देते हैं। तो लेकिन आपका जो पीरियड है वो जून 2012 से शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर मे में आप अप्लाई कर सकेंगे इंडेफिनिट स्टे के लिए। उसके लिए आपको लाइफ इन यूके टेस्ट या इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आप सेम डे प्रीमियम सर्विस पे जाके इंडेफिनिट स्टे ले सकते हैं। आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन लीव है इसके ऊपर आपको बेनिफिट्स वगैरह भी अलाउड होते थे, तो अगर आप चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस भी हैं उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी सर, 2013 में मैंने अप्लाई किया था ह्यूमन राइट्स के अंदर। फिर उसका मेरा 2015 में उन्होंने एक्स्ट्रा ग्राउंड पूछा, जिसमें कि मैंने उन्हें बताया कि मेरा बेटा जो है वो 7 इयर्स का हो गया है, और उन्होंने मुझे अपील दे दी। और जब मेरा कोर्ट में गया तो जो ट्राइबल कोर्ट है कोर्ट ने मेरा जो है रिफ्यूजल कर दिया, और उन्होंने बच्चे को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया। अभी नहीं, आपके बच्चे को 7 साल कब हुए हैं, हो गए हैं कब? जी 2015 में। उसको 7 साल पूरे हो गए थे जी। तो आपने 7 साल के बेस पे अप्लाई नहीं किया? नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दे दिया। मैं समझ गया। तो आपका केस कोर्ट से भी अब रिफ्यूज हुआ फिर? जी, तो अभी उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दिया है अगेन अपर ट्राइब्यूनल में, तो मैंने अपील कर दी है। तो मेरे लिए बेस्ट अभी क्या है कि मैं दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन जी, आपकी कॉल, मैं समझ गया। आपकी कॉल का शुक्रिया। आपको किसी ने मिस गाइड किया है तो, या फिर आपने खुद भी अक्लमंद बनने की कोशिश किया, किसी वकील से मशवरा कर लेती, आपको इस प्रॉब्लम नहीं उठाना पड़ती। चूँकि आपका बच्चा 7 साल का हो गया था 15 में, आपने ये केस सब छोड़कर 7 साल की बेस पे न्यू एप्लीकेशन देनी थी, तो उसमें अब तक आपका स्टे हो चुका होता, तो वो आपने टाइम बर्बाद किया। अभी इस केस पे भी आप टाइम ज़ाया कर रही हैं। अगर इसको अपर ट्राइब्यूनल में ले जाएंगे वहाँ से भी ना हो जाएगा, उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ अपील के चक्रों में पड़ी रहेंगी कि फ़ी ना भरनी पड़े, तो आखिर में वहाँ से भी इस केस में रिफ्यूज़ हो जाना है। तो इसका हल यही था कि जब आपका बच्चा 7 साल का हो गया था, आपने सब कुछ साफ करके 7 साल की बेस पे एप्लीकेशन दे देनी थी, उसमें आपका हो जाना था। अब भी आपका यही हाल है कि कि आपने 2 साल टाइम ज़ाया किया, लेकिन फिर भी आप 7 साल की बेस पे जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन दे दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। हेलो जी, आप टेलीफोन पर बात करें, टीवी ना देखें। जी वालेकुम सलाम।
जी जी पूरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे लगता है या तो टीवी लगा है तो या कोई और प्रॉब्लम है लाइन में। मुझे लगता है कि शायद ये कॉल ड्रॉप हो गया। आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, अगर टाइम होता है कॉल आपकी ले लेंगे। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब मेरा नाम अलीम है। तो मैंने जो है FLRS की एप्लीकेशन की थी लास्ट ईयर सितंबर में। ठीक है। और मेरा जो है वाइफ के साथ सेपरेशन हो गया और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पास चाइल्ड कॉन्टैक्ट ऑर्डर भी था, वो भी मैंने साथ लगा के भेजा था, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। बायोमेट्रिक्स भी मैंने दे दिए थे, लेकिन अभी 10 माह हो चुके हैं। तो बच्चे के साथ आपका कॉन्टैक्ट है? हाँ मेरे पास। तो बच्चा आपका ब्रिटिश है? जी जी ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपका हो जाना चाहिए, चूंकि उसमें कानून यही कहता है कि अगर बच्चे के साथ आपका कांटेक्ट है तो आपके पास एविडेंस है और कोर्ट ऑर्डर है तो आपको लीव टू रिमेन मिल जानी चाहिए। तो इसमें 7-8 महीने या 8-9 महीने मिनिमम होम सारे लेते हैं, लेकिन बाज़ का तो उसमें महीने 2 महीने ऊपर भी लग जाते हैं। तो आप वेट करें, आपका हो जाएगा। इस दौरान अगर कोई पेपर वगैरह मांगते हैं तो आप उनको दे दें। तो वैसे अगर 8-9 महीने गुजर जाएँ तो फिर भी आपका फैसला हो तो फिर आप उनको रिमाइंडर वगैरह आप भेज सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने एक एप्लीकेशन किया है एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर की, तो वो अभी मुझे 2 वीक हुए हैं, मुझे कोई इनका कोई फिंगरप्रिंट EU की आपके ठीक है जी जी। तो अभी कोई मुझे वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ उनका कोई आया नहीं, बायोमेट्रिक जो कहते हैं जिससे। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये दूसरी बात ये कि मुझे नया ब्रेक्सिट की तरफ से कोई नया कोई आया है, यूरोपियन का नया कोई ऐलान हुआ है कोई? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि 2 बातें। पहली बात ये कि अगर बाकी जो भी अगर कोई सुन रहे हैं तो इस पर आमतौर पर होता था कि जब एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती थी तो उसमें जब अपील करते थे तो कोर्ट्स कह देती थी कि हमें अपील का राइट नहीं है आदमी को, तो वो केस उनका जो केस है तो वो अपील जो है वो रिजेक्ट कर देते थे। इस सिलसिले में भी एक डिसीजन है कोर्ट का, तो आइंदा अगर किसी कॉलर का जो आया कॉल तो मैं उसमें बता दूंगा। तो बहरहाल एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर का आप सोच लें कि अपने वाकई किसी पे डिपेंड करते या नहीं करते, चूँकि काफ़ी सारे लोग यही एप्लीकेशनें डाला करते थे कि जी मेरी नानी के खाला के मामू के बेटे का बच्चा यहाँ पे है, मैं उसका डिपेंडेंट हूँ। इस वजह से फिर इस फरवरी में गवर्नमेंट ने कानून बनाया था कि अगर कोई यूरोपियन सिटीज़न किसी एप्लीकेशन की जो जेन्युइन ना हो सपोर्ट करेगा, उसकी अपनी लीव टू रिमेन कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे यूरोपियंस के अपने जो वीज़े वो कैंसिल हो गए। तो आप मेक श्योर करें कि क्या आपने जेन्युइन एप्लीकेशन किया, अगर जेन्युइन एप्लीकेशन किया तो फिर उसके वो उसको कंसिडर करेंगे डेफिनेटली, लेकिन ये मेक श्योर करें ऐसा ना हो कि आप स्पॉन्सर को भी प्रॉब्लम में डाल दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मैं सैयद बदरुल हसन बोल रहा हूँ। खुदा के बाद आप ही का हिस्सा आ रहा है हमारे पास। मलिक साहब आप ये बताएं, आज मेरे बच्चों के 6 साल हो गए पूरे, अब कल से 7वां साल शुरू हो जाएगा। 2011 20 जुलाई को हम आए थे, अब बच्चे यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। अभी खबर आई है, कोई मुझे लोगों ने फोन करके बोला कि आप केस करें, आपको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए कर लें। और कोई 5 साल 6 साल का कुछ आया है कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जो यहाँ रह रहे हैं। तो मलिक साहब आप बताएं हम क्या करें। हम तो अभी आपका कोई केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो हाँ, कोर्ट ऑफ अपील मेरे सारे रिफ्यूज हो गए थे, फिर मैंने कोर्ट ऑफ अपील में केस डाल दिया, तकरीबन 8-10 महीने हो गए। ठीक है जी, आपके जी मैं समझ गया, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि 5 साल का कोई कानून नहीं है। कुछ लोग बेवकूफ़ बना के लोगों से एप्लीकेशन दिलवा रहे हैं कि जी आप एप्लीकेशन करें, ऐसा कोई कानून नहीं है, तो किसी के झांसे में ना आए, पहली बात। दूसरी बात यह कि आप बच्चे का आपका केस कोर्ट ऑफ अपील में चल रहा है, उसको चलने दें, जितनी ज़्यादा देर लगे इतना ज़्यादा अच्छा है। तो जो ही आपको 7 साल पूरे होते हैं तो फिर 7 साल की बेस पे जब बच्चों के साथ 7 साल हो जाएंगे फिर आपको न्यू एप्लीकेशन करना पड़ेगी, उसमें आपके चांसेस हैं। तो देखें कोर्ट ऑफ अपील में कितनी देर लगती है, उसमें बात का काफ़ी देर भी लग जाती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने ये पूछना था कि यूरोपियन लड़की का स्पाउस बनने के लिए वीजे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो यूरोपियन लड़की कहाँ पे है? दूसरा प्लीज मैंने ये पूछना था आपसे कि जो स्टूडेंट होता है, अगर यूरोपियन लड़की स्टूडेंट वीजा ले तो वो क्या लोन में आता है? स्टूडेंट लोन। अभी यूरोपियन लड़की कहाँ पे है? जी वो यही है, लेकिन अगर वो यहाँ पे स्टूडेंट लोन अप्लाई करेगी तो वो क्या बेनिफिट में आता है? अभी कितने अरसे से यूके में है? महीना एक माह हो गया उसको यूके में आए हुए। जी। तो अभी से वो शादी का सोच रही है? नहीं, वो उनका रिलेशनशिप 10 माह पुराना है।
ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि इनकी बेस पे किसी आदमी को यहाँ पे स्टे मिलेगा, चूँकि बाई इटसेल्फ ये सस्पिशियस है कि यूरोप से 1 महीने में आई हैं और शादी करना शो कर रही हैं, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह कि यूरोपियन वही यूके में रह सकेंगे जो यहाँ पे काम कर रहे हो, जिन्होंने रेजिडेंट परमिट लिया हो। तो अगर इनको महीना हुआ आए हुए तो इनको मुझे नहीं लगता कि रेजिडेंट परमिट मिलेगा। हाँ, अलबत्ता ये फुल टाइम अगर कहीं पे स्टूडेंट हूँ तो फिर इनको रेजिडेंट परमिट मिल सकता है, लेकिन फिर हस्बैंड को सपोर्ट कहाँ से करेंगी। तो बहरहाल ये खासा सस्पिशियस इमिग्रेशन इसको लेंगे, तो वाकई इनके सर्कमस्टांस भी काफ़ी सस्पिशियस हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जब बात करें। हेलो जी ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਸੀ। ठीक है, कितना अर्सा पहले आए से हो? ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। तो हुण क्या पूछना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। जी ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਓਵਰਸਟੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। मेरा नाम मिस खान है। मुझे यहाँ पे 40 साल हो गए और मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? आपके पास क्या इंडेफिनिट स्टे है? इंडेफिनिट स्टे है। वो आपको कब मिला था? 75 में मिला था। तो आपने ब्रिटिश नेशनलिटी क्यों नहीं ली? पता नहीं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम थे उस वक्त। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्र। उस वक्त तो बहुत ही ईजी होती थी, खाली एप्लीकेशन करते तो आपको नेशनलिटी मिल जाती। अब 2 बातें, एक तो आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा जो कि B1 होगा, और एक लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा। ये अगर दोनों टेस्ट पास कर लेती हैं उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें तो नेशनलिटी मिल जाएगी, लेकिन ये दोनों टेस्ट पास करने ज़रूरी हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे बताया गया कि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया है। अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल सकी है तो अगले फ्राइडे को 7 बजे यही होगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।